हेलो बच्चा पार्टी। ये सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है बच्चा, जिसमें हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स का जितना क्वेश्चन तुम लोगों का जेईई मेन में 2026 में आया हुआ है, तो वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ये सारा क्वेश्चन को हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। और उस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम लोगों को एग्जाम में आया तो फिर उसको किस तरह से अप्रोच करोगे। ओके बच्चा, तो चलो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन तुम लोगों का जो है, इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 628 नैनोमीटर एंड स्लिट विथ इज 0.2 मिलीमीटर। तो बच्चा जैसे कि तुम लोगों को बोले थे, जो भी क्वेश्चन अगर पहले पढ़ोगे तो पहले क्वेश्चन को डिकोड करना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं उसको पहले लिख लो। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न वेवलेंथ, जो लाइट यूज करें हम डिफ्रैक्शन पैटर्न में, उसका वेवलेंथ दे दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू 628 नैनोमीटर, ठीक है। एंड स्लिट विथ ऑफ द स्लिट डिफ्रैक्शन में हम लोग ए या डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए विथ ऑफ द स्लिट इज 0.2 मिलीमीटर। So the angular width of the central maxima is alpha into 10 to the minus 2. Angular width of the central maxima, अगर linear width of the central maxima अगर बोलेंगे तो उसको हम लोग fringe width बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था बोलो, 2 into lambda कैपिटल डी बाई ए, है ना। चलो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर होगा बच्चा, सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विथ होता है वो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए, कैपिटल डी कट जाएगा, है ना। जो हम लोग लीनियर फ्रिंज विथ को हम लोग बीटा बोलते थे, बीटा का वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए था, और एंगुलर फ्रिंज विथ जो था वो लैम्डा कैपिटल डी बाई लैम्डा इंटू स्मॉल ए, कैपिटल डी कैंसिल हो जाता है। तो ये एंगुलर जो भी सेकेंडरी मैक्सिमा अगर बोलेगा उसका फ्रिंज विथ, लीनियर फ्रिंज विथ एंगुलर फ्रिंज विथ होता है। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा अगर बोलता है तो लीनियर फ्रिंज विथ का मतलब होता है 2 बीटा, और एंगुलर फ्रिंज विथ का मतलब हो गया तुम्हारा कितना, 2 इंटू थीटा नॉट। थीटा नॉट का वैल्यू कितना था, लैम्डा बाई ए। तो हमको सिंपली 2 लैम्डा बाई ए का वैल्यू निकालना है। तो दोनों को एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर लो। नैनोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे हम लोग तो 628 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा, इतना मीटर। इसको चेंज करेंगे तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 628 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और ए का वैल्यू हो गया बच्चा 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। तो 2 से ये कट करेंगे तो यहाँ पर 0.1 आएगा, 0.1 बच्चा पॉइंट 0 नीचे आएगा तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 को ऊपर ले जाओ, प्लस 4 हो गया, तो इट बिकम 628 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विथ जो होगा वो 628 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए बोला है। यहाँ पर देखो ऑप्शन में तुमको डिग्री दिया हुआ है, ओके। तो डिग्री में हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब डिग्री में चेंज करने के लिए देखो यहाँ कैलकुलेशन तुम लोग को दिखला रहे हैं, 628 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये तो रेडियन था। अगर रेडियन ऑप्शन में रहता तो तुम्हारा आंसर यही हो जाता है। अब डिग्री दिया हुआ था, डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बोलो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू बच्चा यहाँ पर होता है पाई का वैल्यू यहाँ पर होता है 3.14, ठीक है। हमको उसको 3.14 नहीं लिख करके 341 बाई 100 करे तो 100 के लिए 10 टू द पावर 2 ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये इससे डायरेक्ट कट जाएगा, देखो 2 कट गया ना। तब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 टू या 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस, या फिर 336 कर दो, क्योंकि इसको ऑप्शन में तुम्हारा देखो इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, ठीक है। तो एक जीरो इसका भी ले लो, और यहाँ 2 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिग्री, ठीक है। सो बच्चा ये बन गया तुम्हारा अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा कितना, 36। अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हारा 36। क्लियर है बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन YDAC, जो YDAC का क्वेश्चन दे दिया हुआ है, the intensity at some point on the screen is found to be 3/4 times of the maximum of the interference pattern. The path difference between the interfering waves at this point is lambda by x, where lambda is the wavelength of the incident light. Then the value of x, x का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चा पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला सीखो तुम लोग पहले कि अगर
दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट जाकर किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंट होता है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज का इंटेंसिटी अगर सेम होगा तो सेंट्रल में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पाते हैं हम लोग, मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसका वैल्यू होता है 4i, है ना। अब 4i को हम लोग यहाँ पर क्या मान करके चलते हैं, 4i को हम लोग मान करके चलते हैं दिस इज इक्वल टू आई नॉट। तो ये हो गया आई नॉट। तो आई नॉट अगर निकालने के लिए हम लोग, आई नॉट अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा तो फॉर एनी फेज डिफरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, जब फेज डिफरेंस तुम्हारा इवन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगा, या पाथ डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, है ना। अब अगर फेज डिफरेंस हमारा इवन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हुआ, या पाथ डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं हुआ, इन दैट केस तुम्हारा जो इंटेंसिटी होगा किसी भी पॉइंट पर, इंटरफेरेंस पैटर्न एट एनी पॉइंट पी हम मान लेते हैं, वो अगर n टाइम्स ऑफ आई नॉट होता है, n टाइम्स ऑफ आई नॉट होता है, तो फिर पाथ डिफरेंस निकालने के हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, देखो वी नो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इन YDAC, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए अगर दोनों का इंटेंसिटी आई सेम रहा, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज का इंटेंसिटी सेम रहा, तो फिर हम लोग रिजल्टिंग इंटेंसिटी आई नॉट अगर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट, जिस किसी भी पॉइंट का इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर मान लो अगर तुम्हारा आईपी n टाइम्स ऑफ आई नॉट हुआ, n टाइम्स ऑफ आई नॉट हुआ, तो ये आई नॉट कट जाएगा, यहाँ 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट पुट कर दिया हम लोग, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ लेकर के आ जाओ, तो ये कॉस इनवर्स रूट n होगा, यहाँ बचेगा 5/2। अब 2 का जगह हम लोग पुट कर सकते हैं, या 2 को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, या यहीं पर ही पुट कर सकते हो तुम लोग, यहाँ देखो, यहाँ 1/2 रखो, और डेल एक्स को सॉरी 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, है ना। फेज डिफरेंस इक्वल टू 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, तो ये 2 कट गया, तो डेल एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा इट बिकम्स लैम्डा बाई पाई इंटू कॉस इनवर्स रूट n। डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा बाई पाई इंटू कॉस इनवर्स रूट n। ये बच्चा हो गया तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दे, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अभी देखेंगे हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके, कभी कभी तुमको n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डेल एक्स निकालने के लिए बोलेगा, और कहीं कहीं डेल एक्स दिया हुआ रहेगा, तुमको n निकालने बोलेगा। n का मतलब क्या होगा, n जब निकालोगे तो उस पॉइंट पर जहां का पाथ डिफरेंस दिया हुआ, उस पॉइंट का इंटेंसिटी कितना होगा, n टाइम्स ऑफ आई नॉट होगा, है ना। तो n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कभी इंटेंसिटी दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उस पॉइंट का पाथ डिफरेंस कितना है, तो n फिर यहाँ पर पुट कर दो, पुट करके यहाँ से निकाल लो। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम अपना बना करके रखे हैं फॉर्मूला, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम जनरली इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा टाइम बहुत बचेगा और बहुत कम टाइम में हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चा। तो जैसे यहाँ पर तुमको बोल दिया है किसी भी पॉइंट का इंटेंसिटी जब 3/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ आई नॉट होगा, तो वहां का पाथ डिफरेंस कितना होगा ये बताओ। तो फिर यहाँ तुम बताओ n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n इज गिवन एज 3/4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, n इज 3/4, तो n का वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर दो। अगर n तुम यहाँ पर पुट कर दोगे तो पाथ डिफरेंस देखो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, डेल एक्स का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा बाई पाई, ये हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स 3/4, उसके ऊपर रूट चढ़ा दो, 3/4 का रूट करने से कितना आएगा बताओ, रूट 3/2। अब कॉस इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 का मतलब हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई/6 रेडियन, है ना। तो यहाँ हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई, और ये हो गया पाई/6, तो पाई पाई बच्चा कैंसिल हो गया, लैम्डा/6 हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर कभी दिया हुआ रहेगा इन टर्म्स ऑफ n, तो n का वैल्यू पुट कर देना। कभी कभी पाथ डिफरेंस दिया रहता है, तुमको बोलते हैं इंटेंसिटी निकालो, इंटेंसिटी निकालने का मतलब हुआ कि n निकालो, अगर n का वैल्यू पता चल जाएगा तो n यहाँ पर पुट कर देंगे, तो n इंटू यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, n इंटू आई नॉट, उस पॉइंट का रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आई नॉट, अगर दोनों कोहेरेंट सोर्सेज का इंटेंसिटी सेम होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया लैम्डा/6। तुमको यहाँ पर दिया हुआ था कितना, पाथ डिफरेंस जो होगा लैम्डा/x होगा, तो x का वैल्यू कितना है ये बताओ, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना आया, 6 आया। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, a slit of width a is illuminated by light of wavelength lambda. The linear separation between first and third minima in diffraction pattern produced on a screen placed at a distance d from the slit system is. तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ये सब का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न में, तो फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस कितना था बताओ। अगर हम लोग इस तरह से कंसीडर करते हैं, मान लो दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, फिर वो सेकेंडरी मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऐसे ऐसे कम होता हुआ चला जाता है ना, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बीटा होता है, ठीक है। एंड थर्ड मैक्सिमा का मतलब फर्स्ट मिनिमा ये हो गया,
सेकेंड मिनिमा ये हो गया, थर्ड मिनिमा ये हो गया, तो थर्ड मिनिमा का डिस्टेंस हो गया 3 बीटा, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3 बीटा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 2 बीटा। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इक्वल टू बच्चा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बीटा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 2 बीटा, है ना। अब बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जो कि लैम्डा कैपिटल डी बाई ए होगा, तो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए हो गया। योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। An unpolarized light of certain intensity passes through a combination of two polarizers whose transmission axes are at 30 degree and 90 degree respectively with respect to the horizontal. The third polarizer with its transmission axis 60 degree with horizontal axis is with the horizontal axis is placed between the two existing polarizers. The ratio of the output intensities with and without the third polarizer is, मान लेते हैं हम लोग कि ये दो पोलराइजर है, तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस बच्चा तुमको बोल दिया 30 डिग्री और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस बोल दिया तुमको 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है, तो फर्स्ट पोलराइजिंग प्लेन जो होगा वो चाहे जितना डिग्री एंगल में भी रखो, वहां से हम लोग लाइट को जब पास करवाते हैं तो वो पोलराइज्ड लाइट जो होगा, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लीनियरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो हम लोग मिलता है, वो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना मिलता है बताओ, दिस इज आई नॉट बाई 2, है ना। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो अगर पैरेलल एक्सिस के साथ जाता है, इसका और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल होगा, तो सेम लाइट यहां से निकल जाएगा, उसका इंटेंसिटी सेम रहेगा। लेकिन अब इसका ट्रांसमिशन एक्सिस देखो, इसके रेस्पेक्ट से कितना डिग्री रोटेट करके रखें, इसके रेस्पेक्ट से कितना डिग्री रोटेट किया होगा, ये 30 है 90 विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके रेस्पेक्ट से ये 60 डिग्री एंगल रोटेट करके रखे ना। अगर ये इसके रेस्पेक्ट से 60 डिग्री एंगल रोटेट करके रखेंगे तो यहां से लाइट जो निकलेगा बाहर, ये प्लेन पोलराइज लाइट जो बाहर निकलेगा वो होगा तुम्हारा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो विदाउट द थर्ड पोलराइजर अगर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो बच्चा यहाँ से जो लाइट निकल रहा है उसका इंटेंसिटी होगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं हम लोग, कितना होता है बताओ, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, इट इज 1/4, तो आई नॉट बाई 8 हो गया। अब सोचो कि अगर इन दोनों के बीच में हम लोग, पहले वाला का 30 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये थर्ड पोलराइजर दोनों के बीच में इंटर कर दिए हम लोग, तो इन दैट केस जो हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट यहां से जा रहा था, इंटेंसिटी आई नॉट, तो यहां हमको क्या मिला था, आई नॉट बाई 2, तो यहां जो मिलेगा वो कितना डिग्री एंगल रोटेट किया बोलो, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इसके रेस्पेक्ट 30 डिग्री रोटेट किया ना, ठीक है। तो यहां से जो लाइट ट्रांसमिट होकर के बाहर निकलेगा पोलराइज्ड लाइट, वो होगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके रेस्पेक्ट से उसके बाद वाला जो है फिर से 30 डिग्री एंगल टिल्टेड है, तो फिर वहां से जो लाइट बाहर निकलेगा, इसको अगर हम लोग I2 मान लेंगे, जा दिस इज I2, तो I2 इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 इनटू फिर से कॉस स्क्वायर 30 एक मल्टीप्लाई करो, है ना। इससे 30 से 60 मतलब 30 डिग्री एंगल रोटेट किया हुआ है। अब 60 एंगल से 90 डिग्री एंगल में जाएंगे तो फिर 30 डिग्री एंगल रोटेट किया हुआ रहेगा, तो अब ट्रांसमिटेड लाइट जो मिलेगा वो होगा cos स्क्वायर 30 इनटू cos स्क्वायर 30। तो बच्चे यहां से आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना बताओ, cos स्क्वायर 30 मींस √3/2, उसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, ये 3/4, एंड दिस वन इज आल्सो √3/2, स्क्वायर करो 3/4, इट इज 9 आई नॉट बाई 32। तो यहां से तुमको बोला कि द रेशियो ऑफ द आउटपुट इंटेंसिटी विथ एंड विदाउट थर्ड पोलराइजर, विथ मतलब ये, विदाउट मतलब ये, है ना। तो हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला, तो इसका मतलब I2 बाई I1, I2 का मतलब हो गया तुम्हारा 9 आई नॉट बाई 32 और I हो गया तुम्हारा आई नॉट बाई 8, तो आई नॉट बच्चे यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको कट करो तो ये बिकम्स 9/4, है ना। तो 9/4 विल बी योर करेक्ट आंसर, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बच्चा इसी तरह उसी पैटर्न में पढ़ोगे, पढ़ो समझो, जो दिया हुआ उसको लिखो, जो निकालने के लिए बोला उसको समझो, फिर वो जो चीज तुमको फाइंड करने के लिए बोला उसको किस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो फॉर्मूला लिखो। और उसके बाद अच्छा, वो फॉर्मूला सेलेक्ट करने में भी वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है वहां पर कि जो हमको समझना पड़ेगा कि उस चीज को निकालने के लिए तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो बहुत सारा मिलेगा, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हम लोग वेरी क्विकली अप्रोच कर पाए, आंसर तक अप्रोच कर पाए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो प्रैक्टिस करते करते तुमको समझ में आ जाएगा। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये YDAC का बात हो रहा है,
इंटरफेरेंस पैटर्न का बात हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट माइका शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56. द सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स टू द पोजीशन 7th ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन व्हेन विद बोथ स्लिट्स अनकवर्ड। जब कोई भी स्लिट्स को कवर नहीं किए हैं तो जहां पर 7th मैक्सिमा हो रहा था, जैसे एक स्लिट्स के ऊपर हम लोग एक ट्रांसपेरेंट फिल्म रख देंगे ऑफ एनी थिकनेस, तो फिर क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है ना। तो इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट होगा तो हर एक मैक्सिमा या मिनिमा इक्वली ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर तुमका सेंट्रल मैक्सिमा जो था वो बोल रहा कहाँ शिफ्ट होकर के चला गया, when one of the slits is covered by a transparent mica sheet of refractive index 1.56, the central fringe shifts to the position of 7 bright fringe. सेंट्रल फ्रिंज 7th ब्राइट फ्रिंज में चला गया। तो उसका शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। शिफ्ट अगर हम लोग एस बोलते हैं तो एस का फॉर्मूला है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, सॉरी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया शिफ्ट। ये शिफ्ट किसके बराबर होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा कहां चला गया, 7th मैक्सिमा में चला गया। तो सेंट्रल और 7th के बीच का डिस्टेंस जो था 7 बीटा था पहले मतलब थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करने से पहले इनिशियल फ्रिंज विद बीटा था। तो अभी शिफ्ट जो वो पहले वाला बीटा का 7 टाइम्स के बराबर होगा, 7 बीटा। तो ये शिफ्ट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 7 बीटा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, पहले कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी होगा, है ना। डी बाई स्मॉल डी कैंसिल हो गया। तो तुमसे पूछा है क्या चीज, द थिकनेस ऑफ द माइका शीट जो है वो कितना होगा, कैलकुलेट करो। थिकनेस ऑफ द माइका शीट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 7 लैम्डा बाई म्यू माइनस 1। तब यहां से वैल्यूज पुट करो 7 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ था देखो 450 नैनोमीटर। तो ये हो गया 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, मीटर में चेंज कर लिया हम लोग, ठीक है। आंसर मीटर में ही दिया हुआ, देखो मीटर में दिया हुआ अल्फा इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर दिया हुआ। म्यू माइनस 1, म्यू का वैल्यू दिया हुआ था 1.56, 1.56 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर 0.56 लिख सकते हैं हम लोग 0.56 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने से कितना होगा बताओ, ऊपर चला गया 2 तो 0, तो 7 इंटू 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56, 7 8 56 होता है। 8 से अगर हम लोग कट करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा बताओ, 8 से कट करो इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ऐसे ही रखो, 8 से कटेगा ये 2 मान लो, यहाँ हो गया तुम्हारा 25, ठीक है। 4 से कट गया तो 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा कितना बताओ 225, है ना। तो 225 को 25 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 225 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 25 इंटू 25 हो गया तुम्हारा 625, है ना। और 25 इंटू 200, इसको 225 को 200 प्लस 25 कर दो, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा, है ना, 5000 हो जाएगा। 25 इंटू 250 और 2 जीरो आ गया 5000, और 625 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 625 होगा, तो इसमें 625 ऐड कर दो इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, सो इट बिकम्स 5625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तुम्हारा माइका शीट का थिकनेस जो था अल्फा इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर दिया हुआ था, तो उसका वैल्यू आएगा 5625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो ये हो गया तुम्हारा 5625 इंटू 10 पर माइनस 9, अल्फा का वैल्यू 5625 होगा। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Young's double slit experiment, the fringe width of the interference pattern produced on the screen is 2.4 micrometer. If the experiment is carried out in the another medium having refractive index 1.2, the fringe width will become, बच्चा ये YDAC का जो पूरा क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, जितना क्वेश्चन उसको हम लोग 10 या 11 टाइप का क्वेश्चन में हम लोग कन्वर्ट करके पढ़े थे, है ना। तो 10 या 11 टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग बना लेंगे या तो उसमें जितना सारा क्वेश्चन रहेगा पूरा YDAC का इंटरफेरेंस का पूरा क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाता है, जो भी क्वेश्चन वहां से दिया हुआ रहेगा। तो ये भी वन ऑफ द टाइप था कि अगर हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट एयर में नहीं करके किसी एक लिक्विड के अंदर या किसी एक मीडियम के अंदर चले जाए तो हमारा जो फ्रिंज विड्थ होगा दैट फ्रिंज विड्थ विल बिकम इक्वल टू कितना बोलो, बीटा बाई म्यू। मतलब एयर में जो फ्रिंज विड्थ था कोई दूसरा मीडियम में चले गए तो म्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एयर में फ्रिंज विड्थ तुम्हारा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था बोलो 2.4, दूसरा मीडियम में चले गए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, तो 1.2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 2 माइक्रोमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चलो
द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDAC, फिर से YDAC का क्वेश्चन दे दिया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी I नॉट बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल d इक्वल टू 5 लैम्डा बोल दिया है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज एग्जैक्टली अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट कैपिटल D इक्वल टू 10d। तो बच्चे यहाँ से हम लोग पढ़े थे यार कि स्मॉल d और कैपिटल D अगर डिफरेंस इज वेरी लार्ज, मतलब दे आर नॉट वेरी क्लोज, इन दैट केस किसी भी एक स्लिट्स के ठीक सामने या ठीक ऑपोजिट अगर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है तो फिर पाथ रेफरेंस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, है ना, ये डायरेक्ट याद कर लो, ये डेरिवेशन, ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम है। बहुत सारा 10-12 टाइप का जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें वन ऑफ द टाइप ये था कि इंटरफेरेंस कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया रहा इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल एक्स इक्वल टू स्मॉल d स्क्वायर बाई 2 कैपिटल D, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इंटरफेरेंस जो होगा वन ऑफ द स्लिट्स एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट बोलेगा या फिर इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट बोलेगा, तो पाथ डिफरेंस हम इक्वल टू स्मॉल d स्क्वायर बाई 2d डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चा d और स्मॉल d कैपिटल D का जो रिलेशन दिया, जो वैल्यूज दिया, उसको पुट करके पहले डेल एक्स निकाल लो, डेल एक्स अगर पता चलेगा तो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से बोलो कैपिटल D का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है, पुट करो 10d, d कटा d बाई 20, स्मॉल d बाई 20, अब स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ देखो 5 लैम्डा, 5 लैम्डा पुट कर दो बाई 20 इक्वल टू लैम्डा बाई 4। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 4 होगा तो उस पॉइंट का इंटेंसिटी कितना होगा वो याद करो, पाथ डिफरेंस एंड n के बीच में रिलेशन, पाथ डिफरेंस दिया रहेगा तो n निकालेंगे, इंटेंसिटी पता चल जाएगा, n दिया हुआ रहेगा, n का वैल्यू पुट करो, पाथ डिफरेंस निकल जाएगा, है ना। तो वो रिलेशन अगर यूज करेंगे तो डेल एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे याद है, लैम्डा बाई पाई कॉस इनवर्स रूट n, नोट करके रखना है, ये सब जितना फॉर्मूला बता रहे हैं पूरा फिजिक्स में मैक्सिमम तुम लोगों को नीट लेवल में जितना क्वेश्चन देता है ऑलमोस्ट तुम्हारा 80-90% क्वेश्चन तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि 90% क्वेश्चन जो रहता है जितना फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ाते हैं, उसी के ऊपर बेस करके रखता है। अगर वो सब याद रख पाओ तुम लोग तो क्वेश्चन डायरेक्ट उस सब में पुट करो, फॉर्मूला में यूज करो, पुट करो, आंसर डायरेक्ट चला आएगा। कोई क्वेश्चन करने में बच्चा 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता हम लोग, अनलेस कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसका कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, अदरवाइज तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन वो 30-40 सेकंड हार्डली उसके अंदर हो जाएगा। जैसे ये वाला रिलेशन है, डेल एक्स निकालें, डेल एक्स निकालने के बाद डेल एक्स का फॉर्मूला यूज किए, अब डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना बताया बोलो, लैम्डा बाई 4, तो ये लैम्डा बाई पाई हो गया, कॉस इनवर्स रूट n हो गया, लैम्डा कैंसिल हो गया, पाई यहाँ लाओ, पाई बाई 4, कॉस यहाँ लाओ तो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो गया बताओ, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू हो गया तुम्हारा कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 ना। अब स्क्वायरिंग कर दो, n का वैल्यू हाफ आ गया, n निकल गया, तो बोलो उस p पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा, n इंटू आई नॉट, है ना, n मतलब हाफ इंटू आई नॉट, तो आंसर विल बी आई नॉट बाई 2। अब आई नॉट बाई 2 कहां पर, यहाँ पर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अदरवाइज इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से अगर बनाओगे तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत चला जाएगा। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये चीज याद रखो, ये वन ऑफ टाइप था, 10-12 टाइप का जो क्वेश्चन हम करवाते हैं क्लास में उसका एक टाइप था, जिस टाइप में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कभी भी अगर इंटरफेरेंस पैटर्न इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स या फिर अपोजिट टू वन, एग्जैक्टली अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स दिया हुआ रहेगा, तो फिर हम लोग डायरेक्ट डेल एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2d यूज करेंगे। यहाँ जो पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर जो d कैपिटल D का वैल्यू दिया हुआ पुट करो, डेल एक्स निकालो, डेल एक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा अगर तुमको मिल जाता है तो फिर n निकाल सकते हैं। अगर इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट निकालने के लिए बोला तो n निकालने के लिए यही रिलेशन यूज करो, n दिया रहेगा तो डेल एक्स निकालोगे, डेल एक्स दिया रहेगा तो n निकालोगे, यहाँ से निकाल करके डायरेक्ट इंटेंसिटी पुट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर बच्चा, बुझने को पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। In interference experiment, the path difference between two interfering waves at the point A on the screen is lambda by 3, where lambda is the wavelength of these waves, and at another point B, the path difference is lambda by 6. The ratio of the intensity at the points A and B कितना होगा बच्चा, path difference दिया, intensity निकालना है, path difference in terms of lambda दिया हो रहेगा तो n निकालेंगे तो intensity निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, दोनों का intensity in terms of n आएगा, एक तो n1 मान लो, एक तो n2 मान लो, तो एक का इंटेंसिटी n1 आई नॉट आएगा और दूसरे पॉइंट पर इंटेंसिटी n2 आई नॉट आएगा। दोनों का रेशियो अगर पूछेगा तो n1 बाई n2 यही ना आएगा। तो n1 और n2 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोग खुद से ट्राई करो, इसको वीडियो स्टॉप करो यहाँ पर और खुद से बनाओ, बना करके फिर आंसर उसको मैच करो। ठीक है, अभी यहाँ देखो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर बोलता है एट पॉइंट ए, तुम्हारा पाथ डिफरेंस फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे, लैम्डा बाई पाई कॉस इनवर्स रूट n। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एक्स का वैल्यू कितना बता दिया, पहले कितना ए पॉइंट पर कितना बताया, लैम्डा बाई 3, तो यहाँ पर हम लोग लैम्डा बाई 3 पुट करते हैं तो दिस इज लैम्डा बाई पाई इनटू कॉस इनवर्स रूट n। बच्चा ये लैम्डा चला गया, पाई बाई 3 हुआ, कॉस को यहाँ लेकर के आओ, कॉस पाई बाई 3 हो गया, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कॉस 60 डिग्री हाफ,
है ना। तो रूट एन का वैल्यू हाफ हो गया, तो एन का वैल्यू 1/4 होगा, एन का वैल्यू 1/4 होगा। तो यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा वो 1/4 इंटू आई नॉट होगा। ठीक है, अब बी पॉइंट पर देखो, एट पॉइंट बी पॉइंट पर तुम्हारा फिर से देखो डेल एक्स की जगह में क्या लिखा हुआ है, बी पॉइंट का पाथ डिफरेंस जो होगा वो λ/6 होगा। तो यहाँ पर हम लोग λ/6 लिखे, λ/पाई हो गया, cos इनवर्स रूट एन हो गया, लैम्डा कैंसिल, पाई/6, cos को यहाँ लेकर के आओ, cos पाई/6, cos पाई/6 मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये रूट एन का वैल्यू है, ध्यान रखना, रूट एन इक्वल टू √3/2, तो एन का वैल्यू स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना होगा 3/4 हो गया। तो तुमको निकालने के लिए क्या बोला, ए और बी पॉइंट पर इंटेंसिटी का रेशियो, तो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी 1/4 इंटू आई नॉट होगा और बी पॉइंट पर इंटेंसिटी 3/4 इंटू आई नॉट होगा। तो आई ए बाई आई बी रेशियो करो, तो यहाँ 1/4, आई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3/4, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1/3, 1/3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, बहुत सारा क्वेश्चन देखना, मैक्सिमम तुम्हारा ये जो 10-12 टाइप का क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसी के अंदर सारा क्वेश्चन आएगा, पूरा वाईडीएस इंटरफेरेंस का क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाएगा, वहीं से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, इसमें यूज करके हम लोग देखो, अभी यही कुछ क्वेश्चन में देख ले, 2-3 क्वेश्चन तो यही यूज हो गया, आगे पर फिर चलो देखो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट passes through polarizer and then through a certain optically active solution and finally it goes to analyzer. If the angle between analyzer and the polarizer is 0 degree, the intensity of the light emerged from the analyzer is 3/8 I naught. The angle of rotation of the light by the solution अगर rotate कर देगा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड एंगल ऑफ पोलराइजिंग प्लेट और एनालाइजर के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल अगर कुछ एंगल रोटेट हो जाएगा तो फिर लाइट यहाँ से जो आएगा फर्स्ट प्लेन पोलराइज लाइट, पहला पोलराइजर से जो पोलराइज होकर के प्लेन पोलराइज लाइट मिलता है तो उसका इंटेंसिटी तो I0/2 होता है। अब अगर एनालाइजर का पास एक्सिस पैरेलल है तो वही I0/2 निकल जाएगा, लेकिन उसको अगर हम लोग रोटेट कर देंगे तो फिर जो लाइट निकलेगा यहाँ से टकराएगा और उसका कंपोनेंट बाहर निकलेगा, उसका कंपोनेंट जो बाहर निकला उसका इंटेंसिटी हो गया 3/8 I0। तो ठीक है, तो फिर एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एनालाइजर कितना होगा, तो रोटेशन ऑफ द एनालाइजर विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजर सॉल्यूशन जो पोलराइजर प्लेन को रोटेट कर दिया, कितना रोटेट कर दिया, सपोज बाय एन एंगल थीटा, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो लाइट फर्स्ट पोलराइजेशन से जो बाहर निकलेगा वो कितना होगा I0/2। अब वो जाकर के जब एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो वो लाइट वो कितना डिग्री एंगल रोटेट किया हुआ बाय एन एंगल थीटा, तो अब जो लाइट वहां से ट्रांसमिट होकर के बाहर निकलेगा तो उसका इंटेंसिटी कितना होगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, और यही इंटेंसिटी किसके बराबर बोला है, किसके बराबर होगा 3/8 I0। तो यहां से हम लोग I0 कैंसिल करेंगे, 2 से कट गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो cos थीटा का वैल्यू जो आएगा वो होगा √3/2। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर कितना बताओ 30 डिग्री। इसका मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का पास एक्सिस जो है और एनालाइजर का जो पास एक्सिस है उन दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो गया 30 डिग्री, तभी ये लाइट जो बाहर निकलेगा 3/8 I0 होगा। तो यहाँ पर आंसर इन डिग्री अगर बोलोगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर YDAC का क्वेश्चन आ गया, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2, उन दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2 होगा, यहाँ पर S1 एंड S2 इज 5 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स प्लेन एंड स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर। स्लिट्स प्लेन के बीच में डिस्टेंस मतलब कैपिटल D का वैल्यू दे दिया हुआ है, स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट द पॉइंट P कितना होगा ये कैलकुलेट करो। अच्छा दे दिया हुआ है, इंटेंसिटी दे दिया हुआ है, इफ द रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट्स। अब एक एक इंडिविजुअल स्लिट्स का इंटेंसिटी कितना होता है बताओ, अगर ये इंटेंसिटी I होगा और ये भी इंटेंसिटी I होगा तो सेंटर में इंटेंसिटी I0 होता है ना। ठीक है, अब P पॉइंट का इंटेंसिटी किसके बराबर बोल दिया, P पॉइंट का इंटेंसिटी किसी एक इंडिविजुअल इंटेंसिटी के बराबर बोल दिया, कोई एक स्लिट का इंटेंसिटी के बराबर बोल दिया। अब I0 के साथ इस II का रिलेशन क्या होता है बताओ, 4I ना। ठीक है, तो I की जगह में हम लोग इन टर्म्स ऑफ I0 क्या लिख सकते हैं, I0/4। दैट मींस इस P पॉइंट का जो इंटेंसिटी होगा वो 1/4 टाइम्स ऑफ I0 होगा, दैट इज n टाइम्स ऑफ I0 होगा। तो बताओ P पॉइंट पर दोनों लाइट का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा क्या लिख सकते हैं बच्चे बताओ, n का वैल्यू यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है ना, n का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, डेल x इक्वल टू फॉर्मूला बताओ λ/पाई cos इनवर्स √n। ठीक है, ये हो गया λ/पाई cos इनवर्स √n।
पाथ डिफरेंस से तुमको निकालने के लिए बोला है। एन का वैल्यू यहाँ पर 1/4, 1/4 पुट करो तो ये हो गया 1/2, 1/2 मतलब हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3, 60 डिग्री π/3, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स λ/3। लैम्डा का वैल्यू तुमको दिया हुआ था कितना बताओ, 6000 एंगस्ट्रम बाई 3, 3 से डिवाइड कर दो 2000 एंगस्ट्रम। अब यहाँ तुम लोग सोचोगे अगर के स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है, सारा वैल्यू तो हम लोग यूज करेंगे, जब वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग को अल्टीमेटली कंफ्यूजन आ जाता है, इतना सारा वैल्यू दिया हुआ क्यों, इतना सारा वैल्यू क्यों दिया हुआ है, बिकॉज उसको यूज करना पड़ेगा इसीलिए ना दिया हुआ है। अब उसको कहाँ यूज करें, अब उसको यूज करने में तुम लोग देखोगे, यूज करते करते कैलकुलेशन देखोगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम लोगों को एग्जाम में टाइम बचाना है, कम टाइम क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है, वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर हम लोग स्कोर कर सके। तो बच्चा ये देखो तुम्हारा डेल एक्स का ये अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें कोई स्मॉल डी कैपिटल किसी का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट यूज करो, एन टाइम्स ये बोल दिया, ये तो डायरेक्ट नहीं बोला, ये हमको समझना पड़ा, ये बोल दिया एन का वैल्यू, एन यहाँ पर पुट कर दिए, λ/3 आया, लैम्डा का वैल्यू पुट किए, आंसर निकल आया तुम्हारा, ठीक है, क्लियर बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है इन डबल सेट, फिर से डबल सेट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन दे दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 सेंटीमीटर एंड द स्क्रीन प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी वही सारा वैल्यू जो दिया हुआ है लिखो, स्मॉल डी का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, कैपिटल डी का वैल्यू 50 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द स्लिट्स प्लेन व्हेन वन स्लिट इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट शीट। अच्छा ठीक है, वन स्लिट के सामने अगर ट्रांसपेरेंट शीट रख देंगे तो फिर क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर या नीचे किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट्स बाय 0.2 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ टी कितना होगा, तो यहाँ शिफ्ट का डायरेक्ट वैल्यू ही दे दिया, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था बताओ, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी म्यू -1 इंटू टी। तो शिफ्ट अगर दिया हुआ रहेगा तो टी का वैल्यू कितना होगा ये निकालने के लिए बोला, तो बाकी सब वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, सब वैल्यू सबका वैल्यू पुट कर दो। एस शिफ्ट दिया हुआ 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, टी का वैल्यू भी सेंटीमीटर में निकालने के लिए बोला है ना, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं, ये 0.2 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में ही छोड़ दो। कैपिटल डी का वैल्यू वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में रखो। स्मॉल डी का वैल्यू विच इज ऑल्सो गिवन इन सेंटीमीटर, तो 0.1 वैसे ही रखो। म्यू का वैल्यू 1.5 दिया होता है, ये 1.5 -1 इंटू टी, बचा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.5 इंटू टी, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल हो तो टी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 5 को यहाँ लेकर के आओ तो 250, ऊपर हो गया 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाई 250। अब 250 से अगर डिवाइड करने के लिए आ जाए तो फिर इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 250 से अगर डिवाइड करने के लिए आ जाए, 25 से डिवाइड करने के लिए आ जाए तो इसको 25 या 250 से या 2500 से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो बेटर क्या है उसको नहीं डिवाइड करके ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 0.8 और यहाँ हो गया तुम्हारा 4 इंटू दिस तो 1000 हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट भी हटा दो पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -4 इतना सेंटीमीटर, बिकॉज ऑप्शन देखो सब दिया हुआ 10 टू द पावर -4 या 10 टू द पावर -3, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 8 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर बच्चा, कैलकुलेशन करते वक्त भी बहुत जल्दी नहीं करना, ध्यान से समझ करिए कैलकुलेशन करना कि कहीं पर भी डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई गलती नहीं है, छोटा छोटा गलती की वजह से फिर नंबर कट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन YDAC का ही क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चा, इन YDAC एक्सपेरिमेंट सेटअप द टू स्लिट्स आर केप्ट 0.4 मिलीमीटर, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है ना, 0.4 मिलीमीटर, जो दिया हुआ रहेगा पहले बच्चा उसको अलग करो, फिर क्या निकालने के लिए बोला उसको देखो और उसके बाद सोचो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम लोग वेरी क्विकली आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डी दे दिया हुआ है और कैपिटल डी का वैल्यू दे दिया हुआ तुम्हारा 1 मीटर। If a thin transparent sheet of thickness 20 micrometer is introduced in front of one of the slits, then central bright fringe shifts by 20 millimeter on the screen. The refractive index of the transparent sheet is given by. Same type का क्वेश्चन बच्चा देखो, अभी ये थर्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट अगर एक ट्रांसपेरेंट शीट, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन बार बार आया हुआ है जेईई मेन में, तो हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके कोई क्वेश्चन तुम लोगों का फिर से रीनेट में दे दे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करके रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसपेरेंट शीट जो इंट्रोड्यूस किया उसका थिकनेस बोल दिया कितना 20 माइक्रोमीटर, ठीक है।
तो शिफ्ट जो हो रहा है तुम्हारा एस कितना शिफ्ट हो गया 20 मिलीमीटर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो था वो 20 मिलीमीटर शिफ्ट कर गया। तो यहां से तुमको निकालने के लिए बोल दिया, क्योंकि थिकनेस दिया हुआ, अब यहाँ पर म्यू का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया। म्यू का इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे अल्फा बाई 10, तो अल्फा का वैल्यू कितना ये देखना पड़ेगा। तो पहले म्यू तो निकालें हम लोग, है ना। तो म्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मुला यूज करेंगे कितना, शिफ्ट का फॉर्मूला, शिफ्ट का फॉर्मूला ये आ गया। अब एस का वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू दिया वो सबको एक ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, एक ही सिस्टम में लिखो, सबको मीटर में ही चेंज कर लेते हैं हम लोग। एस 20 मिलीमीटर दिया हुआ तो इसको 20 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दो। कैपिटल डी तुम्हारा 1 मीटर ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ, चेंज करने का जरूरत नहीं है। स्मॉल डी 0.4 मिलीमीटर, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, ठीक है। म्यू का वैल्यू निकालना है, म्यू वैसे ही छोड़ दो। टी दिया हुआ है, थिकनेस 20 माइक्रोमीटर, तो ये हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है बच्चा। सो अगर हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, ये पॉइंट और ये 0 कैंसिल होगा ना, 4 2 जा 8 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, डिवाइडेड बाई ये चीज को इसके नीचे लेकर के आओ, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल टू म्यू -1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो इसको लिखो 4, इसको 10 कर दो, पूरा कट जाएगा, काटने का जरूरत नहीं है, बिकॉज 4/10 को हम लोग 0.4 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया 0.4 और यहाँ बचा म्यू -1, तो 1 को वहां लेकर के जाएंगे तो म्यू का वैल्यू 1.4 हो गया। उस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो 14/10 लिखो, है ना। ऐसे म्यू का वैल्यू 1.4 आ गया, तो म्यू का वैल्यू अगर पूछता तो आंसर 1.4 होता, लेकिन अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे अल्फा बाई 10 तो ये हो जाएगा 14/10, है ना। तो फिर अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना बताओ, अल्फा इक्वल टू 14, तो करेक्ट आंसर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 14। ओके, क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी सीखते चलो, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है, यही सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा क्वेश्चन देता है, ठीक है। जेईई मेन 2026 क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन टू सेपरेट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर से YDSC का क्वेश्चन दिया हुआ है। द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स different wavelengths are used to get fringes of equal width, दोनों का फ्रिंज विथ सेम है लेकिन दो अलग अलग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है, फ्रिंज विथ सेम है, दो अलग अलग सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। टू डिफरेंट सेटअप में फ्रिंज विथ सेम हो रहा, वेवलेंथ डिफरेंट है, तो रेशियो ऑफ द स्लिट सेपरेशंस एंड दैट ऑफ द वेवलेंथ इन द टू सेटअप दे दिया हुआ है। स्लिट सेपरेशन मतलब D1 और D2 का रेशियो हो गया, है ना, द रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन एंड द वेवलेंथ, तो स्लिट सेपरेशन का रेशियो हो गया तुम्हारा 2:1 और वेवलेंथ λ1 और λ2, इसका रेशियो हो गया तुम्हारा 1:2। द कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द रेस्पेक्टिव स्क्रीन D1/D2, कैपिटल डी का रेशियो, दोनों का फ्रिंज विड्थ क्योंकि बोल दिया सेम है तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ, λ1 कैपिटल D1 बाई स्मॉल d1 और ये हो गया λ2 कैपिटल D2 बाई स्मॉल d2। तो हमको D1/D2 का वैल्यू निकालने के बोला, D1/D2 बच्चा यहाँ से क्या लिख सकते बताओ, D1 स्मॉल d1 बाई स्मॉल d2 और λ2 बाई λ1, वेरी सिंपल। तो D1/D2 का वैल्यू तुमको दिया हुआ था 2/1 और इसका वैल्यू देखो उल्टा हो गया, λ1 बाई λ2 दिया हुआ 1/2, तो उलट देंगे तो ये भी 2/1 होगा, तो ये हो गया 4/1, तो D1/D2 का रेशियो जो होगा 4/1 होगा, तो यहाँ हो गया 4 या 4/1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर बच्चा, आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है देखो, when an unpolarized light falls at a particular angle on a glass plate, it is observed that the reflected beam is linearly polarized. Reflected beam is linearly polarized. Linearly polarized मतलब वो completely polarized हो जाएगा, है ना। Refracted beam of and the angle of reflected beam with the respect to the normal is, तो अगर हम लोग एक लाइट आकर के यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और ये रिफ्रेक्ट हो गया, है ना, तो ये हो गया प्लेन पोलराइज, लीनियरली पोलराइज। तो ये अगर कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा, अगर ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा और ये हो गया तुम्हारा पार्शियली पोलराइज्ड हो गया, है ना, तो फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और उस वक्त ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो दिस एंगल इज आल्सो आईपी। हमको निकालने बोला नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा, तो ये एंगल निकालने के लिए बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो r + 90 + IP, r + 90 + IP, बोलो बच्चे कितना होगा 180, है ना। अब इसको अप्रोच करो, हमको निकालना है r, तो वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ IP ना,
ठीक है। अब आईपी यहाँ पर एंगल ऑफ पोलराइजेशन हो गया। अब आईपी एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आईपी इक्वल टू होता है सिर्फ म्यू, कब, अगर लाइट कोई एयर से आकर के डेंसर मीडियम में इंटर करे, एयर से आकर के डेंसर मीडियम में इंटर करेगा तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू होता है तो म्यू बाई 1 होता है। लेकिन अगर यहाँ इंसिडेंट मीडियम एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट प्लेस्ड इन एयर, अच्छा एयर में ही है तो दिक्कत नहीं है, म्यू बाई 1 होगा, तो ये म्यू हो गया। म्यू का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड ग्लास 1 एंड 1.52, तो ये हो गया 1.52 है ना। अब 10 को यहां लेकर के आ जाओ तो आईपी इक्वल टू tan इनवर्स 1.52 होगा, और tan इनवर्स 1.52 का वैल्यू दे दिया हुआ कितना, 57.7 डिग्री। यही तो बच्चा यहाँ पर चाहिए था हम लोग को, है ना, आईपी का वैल्यू यही ना चाहिए था। तो आर का वैल्यू कितना होगा, 90 को यहाँ लाओ, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 हो गया, माइनस आईपी, आईपी का वैल्यू हो गया 57.7 डिग्री। तो माइनस कर दो, या माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ, दिस इज 32.3 डिग्री, है ना, 32.3 डिग्री, तो 32.3 डिग्री इज दिस वन, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A beam of light consisting of wavelength 650 nanometer and 550 nanometer illuminates the YDAC with separation of 2 millimeter। दो अलग अलग वेवलेंथ दिया हुआ है, सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी का वैल्यू दे दिया हुआ 2 मिलीमीटर, है ना, such that the interference fringes are formed on the screen। इंटरफेरेंस स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, प्लेस एट सम डिस्टेंस कैपिटल डी का वैल्यू बता दिया कितना, 1.2 मीटर, ओके, फ्रॉम द स्लिट्स। The least distance of a point from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths coincide। तो अगर दो बाइक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे बच्चा ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ये भी वन ऑफ द टाइप था, अगर ओवरलैपिंग होता है तो एक किसी भी एक पॉइंट पर दोनों का ब्राइट फ्रिंजेस, दोनों का डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप कर सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कंडीशन यूज करते हैं बताओ, पहला वाला का अगर एमएथ ब्राइट फ्रिंज दूसरा लाइट के लिए, दूसरा डिफरेंट वेव अनदर वेवलेंथ वाला लाइट के लिए उसका एनएथ फ्रिंज के साथ, एनएथ ब्राइट फ्रिंज के साथ अगर ओवरलैप होता है तो फिर हमारा रिलेशन क्या है बताओ, m लैम्डा 1 इक्वल टू n लैम्डा 2, ठीक है। तो यहां से m बाई n इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 लिख सकते हैं। अब लैम्डा 2 का वैल्यू यहां पर देखो कितना दिया हुआ था, 550, तो ये हो गया 550, नीचे वाला लैम्डा 1 का वैल्यू दिया हुआ 650, तो यहां से बच्चा कट करो, 5 से कटेगा तो 11 हो गया, ये 13 हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम जब दोनों का ओवरलैपिंग होगा तो m 11 होगा और n 13 होगा। अगर सेकेंड टाइम ओवरलैपिंग होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 22 हो जाएगा, ये 26 होगा, एंड थर्ड टाइम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो एंड सो ऑन, जब तक पॉसिबिलिटी है। ये ब्राइट फ्रिंजेस जो होगा, मतलब इतना ब्राइट 11th इसका 13 के साथ ओवरलैप करेगा, सेकेंड टाइम इसका 22 इसका 26 के साथ ओवरलैप करेगा, थर्ड टाइम 3 से मल्टीप्लाई करो 33 इसका 36 के साथ ओवरलैप करेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस हम लोगों से पूछा है, मिनिमम का मतलब जहां पर फर्स्ट टाइम दोनों ओवरलैप करेगा वो स्क्रीन से लेकर के यहां से लेकर, मान लो ये फर्स्ट टाइम यहां ओवरलैप किया, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट यहां मिनिमम डिस्टेंस ये होगा। सेकेंड टाइम मान लो यहां पर ओवरलैप कर रहा है तो ये पहला वाला का 22 नंबर ब्राइट फ्रिंज, दूसरा वाला का 26 नंबर ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेगा, लेकिन वो यहां पर करेगा, ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। मिनिमम का मतलब जो पहली दफा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यही डिस्टेंस हमको निकालना है, यही निकालना है भाई। तो ये वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, अगर हम लोग ये वाला m माने पहला लैम्डा 1 वेवलेंथ वाला जो लाइट यूज कर रहे हैं तो उसका 11th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस यहां से 11 बीटा होगा, और अगर दूसरे वाले के रेस्पेक्ट से निकालेंगे तो यहाँ पर 13th ब्राइट फ्रिंज हो रहा था, उसका होगा 13 बीटा, है ना। तो हम लोग कोई एक लेकर बना सकते हैं, पहला वाला से ले हुए, पहला वाला से अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो 11 बीटा को बीटा 1 मान ले रहे हैं, वही डिस्टेंस दूसरा वेवलेंथ अगर यूज करोगे तो उसका 13th ब्राइट फ्रिंज होगा, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बीटा 1 सिर्फ बीटा होगा, तो 13 ब्राइट फ्रिंज का 13 बीटा हो जाएगा। 13 बीटा 2 निकालो या 11 बीटा 1 निकालो, आंसर सेम आएगा, कोई भी एक निकाल लो। तो यही हमको निकालना है मिनिमम डिस्टेंस, 11 इंटू बीटा 1 हो गया लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, सारा वैल्यूज पता है बच्चा, पुट कर दो। लैम्डा 1 मतलब पहला वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वेवलेंथ वाला जो है mth ब्राइट फ्रिंज मतलब 11th ब्राइट फ्रिंज, तो mth ब्राइट फ्रिंज किसके लिए 650 नैनोमीटर, यहाँ 650 इंटू 10 टू द पावर -9, कैपिटल डी का वैल्यू बच्चा लिख करके रखे थे हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, ये ऑलरेडी मीटर में है, चेंज करना नहीं है, डायरेक्ट पुट करो, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का वैल्यू 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो -3 होगा, ठीक है। इसको ऊपर लेकर के चले जाते हैं हम लोग, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 से कट करो, यहां पर 0.6 होगा, 0.6 होगा, ठीक है। चलो
तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -6 ऊपर चला जाएगा 10 पर -6 और एक जीरो यहाँ पर है उसको भी कैंसिल कर दो 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। ये इस फॉर्म में देखो इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर है ना, तो इसीलिए 10 पर -5 मीटर को हम लोग अलग कर लिए। अब जो बचा हुआ उसको लिखो, क्या क्या बचा हुआ बताओ। 11 यहाँ पर 65 और यहाँ पर बचा 0.6, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से कितना आता है देखो 11 5 जर 55, 5 बचा 6 जर 66 और 5 कितना हो गया 71, तो ये हो गया 71, ठीक है, इंटू 0.6। अब 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है देखो 6 5 जर 30, ये चला गया 33, 6 1 जर 6 और 3 9 9 होगा, 6 7 जर 30 का 0 असिल 3 9 42 42 होगा, ठीक है 42 इंटू 10 टू द पावर -5 इतना मीटर हो गया। तो ये हो गया 429 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 429 इंटू 10 टू द पावर -5। क्लियर, ठीक है। चलो बच्चा कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली तुम्हारा हो सकता है यही क्वेश्चन नहीं दे, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन जो आएगा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ देखो इन अनपोलराइज पोलराइजेशन का क्वेश्चन दिया हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल एट एन इंटरफेस ऑफ टू डायलेक्ट्रिक मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। इंसिडेंट मीडियम हो गया 2, रिफ्रैक्टेड मीडियम हो गया 2√3 to satisfy the condition that reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the angle of incidence is। तो reflected and refracted beam of light perpendicular to each other कब होता है, जब reflected beam of light linearly polarized हो जाएगा, है ना। linearly polarized अगर हो जाएगा तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो ब्रूस्टर्स लॉ अगर हम लोग यूज करेंगे तो tan IP इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, म्यू। म्यू हो गया रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज इंसिडेंट मीडियम इन जनरल एयर होता है, लेकिन अगर बच्चा इंसिडेंट मीडियम एयर नहीं हुआ तो इन दैट केस याद रखना ये म्यू रिफ्रैक्टेड मीडियम होगा तो नीचे में म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम लिखेंगे। इंसिडेंट मीडियम 1 होता तो यहाँ पर 1 लिखते हैं एयर के लिए, लेकिन अगर इंसिडेंट मीडियम एयर के अलावा कुछ मीडियम रहा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। जस्ट एज यहाँ पर दिया हुआ देखो इंसिडेंट मीडियम का 2 दिया हुआ, रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√3 दिया हुआ, तो ये हो गया 2√3, यहाँ हो गया 2, तो इट बिकम्स इक्वल टू √3। तो आईपी का वैल्यू तब यहाँ पर हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो तुम्हारा एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था 60 डिग्री, यही पूछा था। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन एक क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पर पहले का दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए। जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जेईई मेन 2025 क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये नीट 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली सिमिलर लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ 25 जेईई मेन का, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर नीट 2025 में दे दिया हुआ था। Two polarizers P1 and P2 are placed in such a way that the intensity of the transmitted light will be 0. A third polarizer P3 is inserted in between P1 and P2 at the particular angle between P2 and P3. The transmitted intensity of the light passing through all three polarizers is maximum. The angle between the polarizers P2 and P3 is, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। और यहाँ पर दे दिया तुम लोगों को सेम वैसे ही है। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट placed between two crossed polaroids at 22.5 degree from polarization axis of one of the polaroids। तो जो इंटेंसिटी होगा वो निकालो कितना होगा, इंटेंसिटी वो निकालो कितना होगा। इसको जानने के लिए, इसको बनाने के लिए बच्चा एक चीज यहां पर समझो। पहले देखो इसका एक थ्योरी समझ लो। ये एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इसका पास एक्सिस ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, ठीक है। और यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका इंटेंसिटी हम लोग मान लेते हैं I0। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है बच्चा। जब यहां से ये पास करेगा तो इसमें से एक लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिट होकर के बाहर निकलता है, ठीक है। वो लीनियरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है उसका इंटेंसिटी होगा तुम्हारा I0/2, ये हो गया I0/2। अब इसके बाद एक दूसरा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हम लोग यहाँ पर रखें, ये एक अनदर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है जिसका पास एक्सिस लाइक दिस, इस तरह से, इसका पास एक्सिस मान लो इस तरह से। पहले वाला का पास एक्सिस कैसा था, ये वाला, ये फर्स्ट ये सेकंड।
ये किस तरह से, दे आर क्रॉस टू ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है कि दोनों का पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर, दैट मींस दोनों का पास एक्सिस को हम लोग कितना डिग्री एंगल में रखें, 90 डिग्री एंगल में रखें। तो अगर हम लोग यहाँ पर मेलस लॉ यूज करते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसके पास एक्सिस के रेस्पेक्ट से इसको हम लोग कितना इसका ट्रांसमिशन एक्सिस को कितना रोटेट किया, 90 डिग्री। तो यहाँ से जब लाइट बाहर निकलेगा अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ उसका इंटेंसिटी होगा कितना, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 90 डिग्री 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोई लाइट बाहर निकलेगा ही नहीं, है ना। एक का पास एक्सिस ऐसे रखे थे, दूसरा वाला पास एक्सिस को ऐसे हम लोग बेल्ट ऐसे इस तरह से 90 डिग्री टर्न कर दिए, तो फिर उस साइड कोई ऑब्जर्वर रहेगा तो उस तक कोई लाइट पहुंचेगा ही नहीं, वहां तक कोई लाइट ट्रांसमिट होकर के निकलेगा ही नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बीच में मान लो इन दोनों के बीच में एक और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसे इंसर्ट किया हम लोग, जिसका पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस पहले वाले से थीटा डिग्री एंगल टिल्टेड था। जैसे यहां से हम लोग थीटा डिग्री एंगल टिल्टेड एक दूसरा ट्रांसमिशन एक्सिस हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरा पोलराइजर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इंट्रोड्यूस किए जिसका पास एक्सिस, देखो ये ऐसे था और ये ऐसे टिल्टेड है, ये थीटा डिग्री एंगल टिल्टेड है। तो अब ये लाइट यहां से जो सीधा जा रहा तो वो I0/2 नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि ये लाइट जो बाहर निकल रहा है यहाँ पर, इसका इंटेंसिटी कितना होगा, दिस इंटेंसिटी विल बिकम इक्वल टू I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके पास एक्सिस के रेस्पेक्ट से ये हम लोग थर्ड पोलराइजर इंट्रोड्यूस किए, इसके रेस्पेक्ट से इसके बाद वाला पास एक्सिस जो होगा उसके साथ एंगल ये होगा ना, तो ये एंगल अब यहां से कितना हो जाएगा बताओ, दिस एंगल नाउ बिकम्स 90 माइनस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा। तो यहां से जो लाइट अब बाहर निकलेगा उसको हम लोग बोले ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट। अब जो थर्ड पोलराइज्ड लाइट बाहर निकलेगा वो जीरो नहीं होगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू IT इक्वल टू जो बाहर निकल रहा है दैट यहां पर कितना I0/2 cos स्क्वायर थीटा ना। अब इसका cos स्क्वायर थीटा कंपोनेंट बाहर निकलेगा, लेकिन अब जो थीटा लेंगे वो हम लोग कौन सा, इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे, है ना, इसके साथ इन दोनों के बीच का एंगल विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो अब जो ट्रांसमिटेड लाइट बाहर निकलेगा उसका इंटेंसिटी होगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब ये cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया बताओ, sin स्क्वायर थीटा। इसको sin स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया I0/2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें एक बात याद रखना कि अगर हम लोग ये जो थर्ड वाला इंट्रोड्यूस किया उसके साथ ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मानते तो ये वाला 90 माइनस थीटा होता, है ना। तो यहाँ पर अगर ये वाला थीटा मानते तो ये 90 माइनस थीटा होता, तो ये sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा होता, तो ये sin स्क्वायर थीटा होने तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर रहेगा। अब इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बना तुम्हारा I0/8 और ये बन गया तुम्हारा sin 2 थीटा का स्क्वायर या sin स्क्वायर 2 थीटा बोल सकते हो, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पोलरॉइड से एक अनपोलराइज्ड लाइट इससे निकला बाहर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी कितना होगा I0/2। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए हमारा मेलस लॉ एप्लीकेबल है, अनपोलराइज्ड लाइट के लिए मेलस लॉ हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, अब यहाँ पर आया, यहाँ से जब बाहर निकला तो इट बिकम्स I0/2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से थर्ड वाले से बाहर निकला तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो कि cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बच्चा हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, कभी भी इस तरह का प्लेन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पोलराइजर अगर रहे सच दैट फर्स्ट एंड थर्ड वन के बीच में क्रॉस्ड विथ ईच अदर दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब वो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। इसको दूर करो और बीच में एक दूसरा पोलराइजर, थर्ड पोलराइजर इंट्रोड्यूस करो जिसके साथ पहला वाला का एंगल थीटा ले लो या उसके साथ तीसरा वाला का एंगल थीटा ले लो, कोई भी एक एंगल थीटा ले लो, तो तुम्हारा जो ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट अब निकलेगा, यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट होकर के बाहर निकलेगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा I0/8 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब यहीं से हम लोग बच्चा बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम कितना मिलेगा, IT जो होगा विल बी मैक्सिमम। ये कब मैक्सिमम होगा बोलो, IT विल बी मैक्सिमम कब, ये I0 तो कांस्टेंट है, जब sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और sin 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया बताओ, sin 2 थीटा इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये पहला दो के बीच में एंगल 45 होगा, तो लास्ट वाला दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस 45 विच इज आल्सो 45।
तो थर्ड और सेकंड के बीच का एंगल बोलो या सेकंड और फर्स्ट के बीच का एंगल बोलो, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 45 45। उस वक्त याद रखना जो ट्रांसमिटेड लाइट आएगा वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम ट्रांसमिटेड लाइट जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर पूछता है ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो वी कैन से I0/8 होगा, I0/8 होगा। I0/8 को अगर तुम लोग परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 12.5% ऑफ I0 होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सच थ्री पोलराइजर्स, जो मैक्सिमम लाइट हम लोग को मिलेगा ट्रांसमिटेड लाइट, उसका इंटेंसिटी कितना पाएंगे हम लोग 12.5% ऑफ I0। क्लियर बच्चा? ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके देखो यहाँ का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दे दिया हुआ था, P1 P2 P3, ठीक है, दो पोलराइजर था, एक P1 यहाँ P2 वहां, सच दैट इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विल बी जीरो। इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट जीरो कब होगा बताओ? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जीरो कब होगा बताओ? अगर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलराइजर और सेकंड पोलराइजर, इन दोनों का ये P2 ये P1, इन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो फिर यहां से जो अनपोलराइज्ड लाइट इंटर करेगा, यहां से बाहर निकला लीनियरली पोलराइज्ड लाइट I0/2, अब यहां से कितना निकलेगा उसका cos स्क्वायर 90 डिग्री, इंटेंसिटी इज जीरो, है ना। लेकिन जैसे हम लोग अब क्या करें, देखो थर्ड पोलराइजर P3 इज इंसर्टेड इन बिटवीन P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच में एक थर्ड पोलराइजर हम लोग इंट्रोड्यूस किए, दिस इज P3। तो यहां से क्या बोल रहा है, एट अ पर्टिकुलर एंगल बिटवीन P2 एंड P3, P2 और P3 के बीच का एंगल कितना है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो ये P1 के लिए, ये P3 के लिए, P2 और P3 के बीच में एंगल थीटा है मान लो, ठीक है। तो तुमको क्या बोला है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू ऑल द थ्री पोलराइजर्स इज मैक्सिमम। ताहले बोलो बिटवीन P2 एंड P3, द एंगल बिटवीन P2 एंड P3 कितना होगा, तो P2 और P3 के बीच का एंगल थीटा होगा, तो मैक्सिमम के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ? थीटा विल बिकम इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। अगर ये तुमको P2 P3 के बीच में पूछता या फिर P1 और P3 के बीच में पूछता, दोनों के बीच में एंगल 45 हो जाएगा, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। हाँ, अगर पूछता मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा ये बताओ, तो फिर हम लोग लिखते हैं I0/8, ठीक है। अब सेम टाइप क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स, सेम चीज बच्चा यहाँ पर भी दिया हुआ। क्रॉस पोलराइड का मतलब क्या हो गया बताओ? एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, है ना। क्रॉस का मतलब हुआ दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस, अगर इसको हम लोग 0 डिग्री पास एक्सिस कंसीडर करेंगे विद दी वर्टिकल, तो ये हो गया विद दी वर्टिकल कितना 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों के बीच में ऐसे है, ये क्रॉस्ड है ना, ठीक है। तो यहां से लाइट निकला, अब यहां से कुछ बाहर, अभी कुछ बाहर नहीं निकलेगा। अब क्या बोल रहा है वो लोग, प्लेस बिटवीन द टू क्रॉस व्हेन अ पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन द क्रॉस पोलराइड्स, इन दोनों के बीच में जब एक पोलराइड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, at 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड, किसी एक के साथ मान लो, इसके साथ मान लो या इसके साथ मान लो, कोई एक के साथ, इन दोनों के बीच में 22 एंगल मान लेते हैं हम लोग, सपोज ये पहला था, ये इंट्रोड्यूस किए, तो इन दोनों के बीच का एंगल 22.5 डिग्री बोलो, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल, एक अगर थीटा हुआ तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लाइट ट्रांसमिट होकर के बाहर आएगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना। तो अब ये थीटा तुम इसको मानो या इसको मानो, कोई एक एंगल मानो, तो रिजल्ट तो सेम आएगा। लेकिन यहां पर तुमको बोल दिया है कि I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड। फर्स्ट पोलराइड से बाहर निकलने के बाद जो लाइट यहां पर मिल रहा है, फर्स्ट पोलराइड से बाहर निकलने के बाद जो लाइट यहां पर मिल रहा है, मतलब जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है उसका इंटेंसिटी I0। और हम लोग जो फॉर्मूला सीखे हैं, हम लोग का फॉर्मूला, हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये था अनपोलराइज्ड लाइट, और फर्स्ट पोलराइड से ट्रांसमिट होने के बाद जो लाइट निकलता है लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसका इंटेंसिटी कितना होता है, I0 का आधा, है ना। तो यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखो, यहां पर मिल रहा है तुमको I0, तो अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा, मस्ट बी 2I0, उसका हाफ हो गया I0, है ना। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वहां पर अनपोलराइज्ड लाइट कितना था, I0, तो यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा 2I0, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट मिला उसका इंटेंसिटी कितना होगा, यही तो पूछा है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I0/8 नहीं लिख करके I0 की जगह में क्या लिखेंगे 2I0/8, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू ये लो कोई भी एक लो, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 22.5 इंटू 2 थीटा होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो गया, एक 2 यहां से कैंसिल हो गया 4 हो गया, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बोलो कितना होगा
साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, I0/4, तो ये हो गया I0/8। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पोलरॉइड्स अगर जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन याद रखोगे, मैक्सिमम कितना होता है ये भी याद रखोगे। ठीक है, उसके अलावा तुम लोग को ये याद रखना है यहाँ पर के फर्स्ट एंड थर्ड पोलरॉइड का जो पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस होगा वो हमेशा क्रॉस्ड रहना चाहिए। अगर क्रॉस्ड नहीं रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बच्चा देखो तुम लोगों का नीट 2026 में दिया हुआ था, जो कैंसिल हो गया उसमें दिया हुआ था। सेम टाइप क्वेश्चन जेईई मेन का, ये इससे पहले का है, पहले ईयर का क्वेश्चन है। 22 या 23 का क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ था। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ करके देखो, YDAC परफॉर्म यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, the intensity of the light at a point on the screen where the path reference is lambda। जहां पर path reference 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर path reference जहां पर lambda हो गया मतलब 1 lambda हो गया, तो वहां पर फर्स्ट मैक्सिमा होगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा का इंटेंसिटी बता दिया कितना, k यूनिट। तो बोला द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6 इज nk/12। तो n का वैल्यू कितना होगा ये निकालने के लिए पूछ लिया। अब यहाँ पर देखो, in YDAC using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity at a point on the screen where the path difference is lambda, path difference is lambda, जहां path difference lambda था is k, जहां पर path difference lambda था is k, path difference lambda था is k मतलब फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा का इंटेंसिटी कितना हो गया k। तो अब बोला है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3 विल बी, जहां पाथ डिफरेंस λ/3 होगा वहां का इंटेंसिटी कितना होगा बताओ। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बच्चा दे दिया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म्स में पूछ लिया तुम लोगों से कि इंटेंसिटी रिजल्टिंग कितना होगा बताओ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, इंटेंसिटी n टाइम्स ऑफ I0 होगा ना, I0 की जगह यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी k बोल दिया है, तो n टाइम्स ऑफ k होगा। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। तो k कैसे निकालोगे, डेल एक्स इक्वल टू बोलो बच्चा λ/π cos इनवर्स √n। तो डेल एक्स यहाँ पर कितना बोला है, डेल एक्स यहाँ पर कितना बोला है λ/6, तो यहाँ पर λ/6 पुट करो, लैम्डा कैंसिल, पाई यहां लाओ, तो n का वैल्यू कितना हो गया cos π/6, पाई यहां आया cos π/6 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो n कितना होगा इसका स्क्वायर करो, तो √n का वैल्यू cos 30 डिग्री आया ना, तो उसका स्क्वायर करो तो कितना हो गया 3/4। ठीक है, तो फिर रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितना होगा बताओ, P पॉइंट पर n इंटू I0, I0 की जगह यहाँ k दिया हुआ तो k लिखो, तो 3k/4, आंसर 3k/4 होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली लिखोगे अगर तो ये n/12 है, तो इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 9k/12, तो n हो गया तुम्हारा यहाँ पर 9, n का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सेम एग्जैक्टली सेम, खुद से बना लोगे ट्राई कर लो, वीडियो स्टॉप करो, खुद से बनाओ, ट्राई करो कितना आता है बताओ। डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना बोला है λ/3, जहां डेल एक्स इक्वल टू λ/3 होगा वहां का इंटेंसिटी कितना होगा बताओ। तो हम लोग क्या निकालना है, n तो निकालना है ना, n निकालने के लिए क्या करोगे, डेल एक्स इक्वल टू λ/π cos इनवर्स √n, डेल एक्स यहाँ पर पुट कर दो, λ/, यही लिख दो, यही लिखो तुम लोग λ/3, ये गया π/3 हुआ, π/3 मतलब 60 डिग्री, cos यहां ले गए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ √n हाफ हुआ, तो n का वैल्यू कितना 1/4, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितना nk 1/4k, तो आंसर विल बी k/4। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो ये एक पॉइंट एट अ पॉइंट P, ये क्वेश्चन बच्चा बहुत सारा बच्चा लोग पूछ लिया है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पर बता रहे हैं। एट अ पॉइंट P, फिर से अगर मान लो कि भाई गुड लग, अगर तुम लोग को अच्छा चला तो यही क्वेश्चन हो सकता है, फिर से तुम्हारा हो सकता है अगर आ गया तो, अनफॉर्चुनेटली फाइनल एग्जाम में आ गया तो तुम लोग इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस कैपिटल D, डिस्टेंस कैपिटल D हो गया फ्रॉम द स्लिट्स, in a standard YDAC experiment third maxima is observed at t equal to 0। थर्ड मैक्सिमा मतलब क्या हो गया, ये मान लो स्क्रीन है, यहाँ फर्स्ट
स्लिट, सेकंड स्लिट हो गया। तो थर्ड मैक्सिमा मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। तो थर्ड मैक्सिमा के लिए यहाँ वाई का वैल्यू जो होगा वो 3 बीटा के बराबर होगा, पहले 3 बीटा के बराबर होगा, है ना। ये डिस्टेंस था तुम्हारा उस वक्त कितना, कैपिटल डी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल डी। ये थर्ड मैक्सिमा है। थर्ड मैक्सिमा का मतलब हो गया यहाँ पर 3 बीटा, वाई का वैल्यू ये था। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एट टी इक्वल टू 0, ये बता दिया। थर्ड मैक्सिमा इज ऑब्जर्व एट टी इक्वल टू 0। नाउ स्क्रीन इज स्लोली मूव्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड अवे फ्रॉम द स्लिट्स, मतलब इसको हम लोग दूर लेकर के जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ऐसा ऐसा बढ़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको यहां पर लेकर के चले आए तो ये डिस्टेंस अभी कितना हो गया बताओ, दिस डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू d1, ठीक है। Slits in such a way that the center of the slits and the center of the screen always lie on the same line. Center of the screen and center of the slits, ये एक ही लाइन पर रहेगा, मतलब ये लाइन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्क्रीन को हम लोग ऐसे पीछे लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। इसको ऊपर नीचे नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ पर अवे ऐसे लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, center of the screen always lie on the same straight line and at t equal to 1 second the intensity at point P। अब ये P पॉइंट कहाँ चला जाएगा, एकदम सीधा यहाँ चला गया ना, यहाँ चला गया, ये P पॉइंट यहाँ चला गया, है ना। तो P पॉइंट का जो इंटेंसिटी होगा इज ऑब्जर्व्ड टू बी 3/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, 3/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर जो थर्ड हो रहा था, अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा वो सेकेंड और थर्ड के बीच में होगा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ये P पॉइंट का इंटेंसिटी कितना हो गया, 3/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो अब ये 3/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब हो गया n इंटू आई नॉट, ठीक है। तो उस जगह पर तुम लोग बोलो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग P पॉइंट पर एट पॉइंट P पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लैम्डा बाई पाई इंटू कॉस इनवर्स रूट n। n का जगह में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें हम, ठीक है, 3/4। तो 3/4 के ऊपर रूट कितना हो जाएगा बताओ, रूट 3/2, मतलब 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होता है, 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई/6, ओके। तो यहां पर पुट कर दो लैम्डा बाई पाई इंटू पाई/6, तो ये बना λ/6, डेल एक्स का वैल्यू हो गया λ/6। लेकिन बच्चा जब हम लोग पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच का कंसीडर करेंगे, तो पहला मैक्सिमा यहां पर मिलता है जब, तो दोनों का पाथ डिफरेंस देखो, यहां पर दोनों का पाथ डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 0। अब दूसरा मैक्सिमा जहां पर मिलेगा वहां पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1 लैम्डा। तीसरा मैक्सिमा जो होगा वहां पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्डा। थर्ड, उसके बाद फोर्थ होगा 4 लैम्डा, है ना। अब अगर यहां पर हम लोग अगर बोलते हैं, मान लो ये P पॉइंट है, अगर सेकंड मैक्सिमा होता तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, 2 लैम्डा। थर्ड मैक्सिमा होता तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, 3 लैम्डा। इन दोनों के बीच में जो है, अब वो सेकंड के बाद का पाथ डिफरेंस निकालता है, सेकंड के बाद जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर वो λ/6 होगा। ईच लैम्डा का वैल्यू के बाद एक एक मैक्सिमा पड़ेगा ना, है ना। यहाँ पर 0 सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट लैम्डा 1 लैम्डा फर्स्ट मैक्सिमा, फिर यहाँ पर सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा, यहाँ पर 3 लैम्डा। तो इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट का इंटेंसिटी जो दिया रहेगा उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 से बढ़ते 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 1 ऐड होगा ना, 1 लैम्डा ऐड होगा, 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा ऐड होता है ना, यहाँ 3 लैम्डा आएगा। यहाँ पर मान लो फर्स्ट मैक्सिमा मिला था, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना लिखते हैं हम लोग, 1 लैम्डा मिलता है। अब इसके बाद जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पाथ डिफरेंस 0 से लेके 1 लैम्डा के बीच में होगा, है ना। अब उसको जब ऐड करते करते सेकंड मैक्सिमा में पहुंचेंगे तो एक और पाथ डिफरेंस लैम्डा बढ़ गया, तो पाथ डिफरेंस टोटल कितना होगा, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ेगा। तो बताओ कि अब हम लोग यहां से जब ये तो मैक्सिमम हो गया, उसके बाद वैल्यू कमते 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 0 होगा, फिर बढ़ते 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 फिर आई नोट होगा, है ना। तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी तुम्हारा 3/4 आई नोट हो रहा है यहां से लेके ये पॉइंट, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू λ/6, ठीक है। तो यहां से लेके टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 2 लैम्डा प्लस λ/6। तो एक्चुअली में यहां पर जो पाथ डिफरेंस आएगा वो सिर्फ λ/6 नहीं आएगा, इसमें एक 2 लैम्डा ऐड होगा। अगर बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, एकदम सेंटर से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा जहां पर सेकंड एंड थर्ड के बीच में हो रहा है, तो λ/6 प्लस 2 लैम्डा, नॉट 5, दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा। तो बच्चा अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता कि वो P पॉइंट जो है वो थर्ड और फोर्थ के बीच में है, तो फिर हमारा पाथ डिफरेंस एकदम बेसिक से स्टार्ट करते, टोटल पाथ डिफरेंस कितना होता बताओ, 3 एंड 4 के बीच में, मतलब 3 लैम्डा प्लस λ/6 होता। क्लियर बच्चा। अगर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, पाथ डिफरेंस लैम्डा प्लस λ/6 होता। क्लियर। तो अब देखो ये जो डेल एक्स का वैल्यू आया, इस डेल एक्स का वैल्यू में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दिस डेल एक्स विल बी इक्वल टू, वी कैन राइट d इंटू दिस डेल एक्स इक्वल टू
डी इंटू थीटा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा होगा, अब थीटा का वैल्यू टेन थीटा, अब टेन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, वाई डिवाइडेड बाई डी, डी हो गया अब तुम्हारा यहां से d1, डी का वैल्यू नाउ बिकम्स इक्वल टू d1, तो स्मॉल डी बाई d1 इंटू वाई, और वाई का वैल्यू कितना था पहले बताओ, वाई तो वही है ना, वाई तो वही है, वाई तो चेंज नहीं हुआ, पी पॉइंट का सेंटर से जितना डिस्टेंस है वाई, ये पी पॉइंट का सेंटर से वही डिस्टेंस रहेगा, बिकॉज इसको पैरेलली लेकर के आ रहे हैं हम लोग, है ना, तो वाई की जगह में हम लोग पुट कर सकते हैं कितना, 3 बीटा, अब यहां पर लिखो वाई की जगह में 3 और बीटा मतलब पहले वाला फ्रिंज विड्थ, तो पहले वाला फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कितना होगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू, यहां पर कितना रहेगा 6 टू 12 प्लस 1 13, तो 13/6 लैम्डा होगा, क्लियर बच्चा, तो यहां से देखो ये लैम्डा कैंसिल हो गया, ये डी कैंसिल हो गया, तो d1 का वैल्यू निकालेंगे 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 d डिवाइडेड बाई 13 होगा, डी का वैल्यू बढ़ गया ना, कितने देर में बढ़ा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो जो डिस्टेंस कवर करता है कोई भी पार्टिकल इन 1 सेकेंड वही तो स्पीड होता है, तो यहां पर स्पीड किस स्पीड के साथ स्क्रीन मूव कर रहा है, द स्पीड ऑफ स्क्रीन कैन बी, the speed of screen जो होगा, that speed of screen will be equal to distance covered by the screen in the given interval of time divided by time, तो पहले यहां था d में, अभी चला गया d1, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया d1 माइनस d, तो d1 का वैल्यू तुम्हारा कितना है बताओ, 18d by 13 माइनस d डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड टाइम लगा, तो 1 सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो बच्चा कितना मिल जाएगा यहां से बताओ, 13 एलसीएम लो, 13 यहां चला गया, 18 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 5d by 13, तो दिस इज द स्पीड विथ विच द स्क्रीन वाज मूविंग अवे, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5d by 13, 5d by 13, दिस विल बी योर आंसर, क्लियर बच्चा, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दिया हुआ, S1 and S2 are two coherent sources of light located in the xy plane at points 0, 0 and 0, 3 lambda respectively. Here lambda is the wavelength of the light at which one of the following points given as coordinates, the intensity of interference will be maximum. Intensity of interference will be maximum. तो यहां से देखो दो स्लिट्स दिया हुआ, एक
इसका स्क्वायर करो, यहाँ पर कितना होगा 9 लैम्डा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर को ब्रेक करो, होल स्क्वायर को ब्रेक किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कैंसिल। अब ये लैम्डा स्क्वायर को यहाँ लेकर के आओ, 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज 2 लैम्डा कैपिटल डी, एक लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से भी कट करो तो कैपिटल डी का वैल्यू जो होगा 4 लैम्डा होगा, कैपिटल डी का वैल्यू 4 लैम्डा, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डी कॉमा 0 था ना, मतलब 4 लैम्डा कॉमा 0 होगा, तो 4 लैम्डा कॉमा 0 कौन सा आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही चीज को बच्चा देखो, ये जो पाथ रेफरेंस है, इस पाथ रेफरेंस को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तुम लोग, पाथ रेफरेंस को हम यहाँ से कैपिटल डी को कॉमन ले ले रहे, कैपिटल डी कॉमन ले ले रहे, तो यहाँ कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, डी स्क्वायर डी हो गया है ना, वो डी ये डी कॉमन है, यहाँ 1 प्लस डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर कैपिटल डी हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर का रूट मतलब पावर हाफ होगा। अब बताओ, अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता कि स्मॉल डी, ये स्क्वायर था ना, अगर दिया हुआ रहता कि स्मॉल डी लेस देन कैपिटल डी, ठीक है, स्मॉल डी लेस देन कैपिटल डी, तो फिर ये स्मॉल डी का स्क्वायर और छोटा होगा, डी का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स वेरी स्मॉल, देन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांशन ये पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर जैसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कैपिटल डी 1 प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर माइनस 1 है ना, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये कैपिटल डी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, ये वाला कंडीशन हम लोग पहले यूज किए थे, ये वाला कंडीशन बोले थे ना, तो ये हम लोग यूज कर सकते कब, डी स्क्वायर बाई 2d, जब कैपिटल डी और स्मॉल डी का गैप ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू देखो, कैपिटल डी का वैल्यू आया 4 लैम्डा, स्मॉल डी का वैल्यू आया 3 लैम्डा, तो ये क्या गैप बहुत ज्यादा है, बोथ आर वेरी स्मॉल ना, तो फिर यहाँ पर हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, तब हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ये यूज करना पड़ेगा, ये यूज करके यहाँ से बनाना पड़ेगा, ये बनाओगे तो यहाँ पर डी का वैल्यू आ गया तुम्हारा 4 लैम्डा, ये आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है। अगर एग्जाम में और ज्यादा क्विक अप्रोच करना चाहो, ये टाइम भी अगर तुम सेव करना चाहो, तो फिर तुम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे कि जब इसके साथ इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, एक बात तो क्लियर होगी ऑप्शन देख करके कि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न जिस पॉइंट पर हो रहा है वो ओरिजिन के ठीक सामने, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट के साथ अगर ये दोनों स्लिट्स को, लाइन को जोड़ो और इसको जोड़ दो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, अब पाइथागोरस थ्योरम अगर फॉलो करेगा तो एक साइड अगर पता रहेगा तो बाकी दोनों साइड का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, किस रेशियो में वो वाला रहना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो हम लोग को यूज करते हैं वो जो रेशियो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम का रेशियो जो होता है वो क्या रेशियो रहता है, अगर इसको 3 बोलेंगे तो ये 4 होगा, ये 5 होगा ना, ठीक है। अगर ये वाला इस तरह से होता, मान लो यहाँ पर 6 होता तो ये 8 होता, ये 10 होता, ये रेशियो रहता। तो अगर इस रेशियो में होता तो फिर बताओ तुम लोग आंसर क्या होना चाहिए। अगर ये रेशियो 3 लैम्डा है तो ये कितना होना चाहिए, क्लियर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये पर डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं कि ये 4 लैम्डा होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 लैम्डा कॉमा 0 होगा, डायरेक्ट आंसर ठीक कर दो, कोई सॉल्यूशन का जरूरत नहीं था। क्लियर बच्चा। तो ये एक क्विक अप्रोच के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये सब चीज खुद तुम लोगों को खुद ब खुद बनाने लगोगे, खुद से देखोगे, नया नया चीज इन्वेंट करने लगोगे। बड़ा जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तुम लोग नीट लेवल में मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके जितना क्वेश्चन रहता है ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम लोग वेरी इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया हम लोग, उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। ऐसे ही तुम लोगों का बाकी जितना टॉपिक है वो सारा टॉपिक के ऊपर जेईई मेन का जितना सारा क्वेश्चंस आया हुआ हर क्वेश्चन हर टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डिस्कसन करेंगे। होपफुली बच्चा ये सारा जितना डिस्कशन या टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों का देखोगे रीनेट के एग्जाम में कॉमन आ जाएगा, या फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो, बार बार देख करके उसको प्रैक्टिस करो, और अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ या जितना भी बच्चा लोग जो इससे फ़ायदा उठा सके उसके साथ शेयर करो, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इस बात को सीख पाए। ये फिजिक्स का जो डर है या फिजिक्स का जो खौफ है वो हम कोशिश करेंगे कि टोटली तुम लोगों के अंदर से निकाल दें, ठीक है। अब फिर से हम लोग एक नया टॉपिक के साथ फिर नया एक वीडियो बना करके तुम लोगों के पास लेकर के आएंगे। अभी तक के लिए यहीं तक रहने दो। ओके, थैंक यू वेरी मच।